हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में भी हम अपने पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ अबाउट द मूवमेंट्स। तो हमने एका मूवमेंट तक कर लिया था, ठीक है। उससे पहले हमने किसान सभा मूवमेंट थी वो भी पढ़ ली थी, डेक्कन राइट्स भी पढ़ लिए थे, पबना अनरेस्ट पढ़ लिया था, इंडिगो रिवोल्ट क्यों हुआ था वो भी पढ़ लिया था। तो इसी के साथ आज हम अपनी पीजेंट मूवमेंट्स को कंटिन्यू करते हुए स्टडी करेंगे अबाउट मपिला रिवोल्ट। मपिला रिवोल्ट को जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा केरला के पोर्शन में। केरला में ये जो पूरी की पूरी जोन आती है दैट इज़ द मालाबार रीजन। तो मालाबार एरिया में कुछ टेनेंट्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? वो मुस्लिम थे, ठीक है। अगर कम्युनिटी देखोगे तो मुस्लिम। तो बाद में ये जो मपिला रिवोल्ट था ये खिलाफत मूवमेंट के साथ भी चल पड़ा था। तो अभी खिलाफत मूवमेंट वगैरह तो हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी जो इनिशिएशन है मपिला रिवोल्ट की वो मालाबार वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी, विच इज़ इन द केरला वाला पोर्शन। अब इनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अब डिफर कर रही हैं। जैसे ट्राइबल मूवमेंट में तो हमने देखा एक ही प्रॉब्लम थी, ब्रिटिशर्स, उनके नीचे ज़मींदार या फिर मनी लैंडर्स हुआ करते थे और उनके नीचे वो ट्राइबल पीपल थे, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू द जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और टिम्बर वगैरह हुआ करते थे उसकी वजह से। पर अब जब हम मपिला रिवोल्ट देख रहे हैं विच इज़ वन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, यहाँ पे कुछ और रीजंस आपको मिलेंगे। जैसे टेन्योर की कोई सिक्योरिटी नहीं बची है, इनको हायर करा जा रहा है काम करने के लिए पर कोई टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है, कब निकाल दिया जाएगा कोई पता नहीं है। हाई रेंट्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, खूब सारे रेंट्स लग रहे हैं। रिन्यूअल फीस जो है वो भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ऑपरेसिव तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है। पेमेंट के लिए इतनी ज़्यादा डिमांड रख दी जाती है कि पीजेंट जो है मपिला पीजेंट या फिर जो मपिला कम्युनिटी है मालाबार रीजन ऑफ केरला में वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड फील कर रही है। बाद में हम देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट जब चलता है, खिलाफत एजिटेशन जब चलता है तो ये भी मुस्लिम वाला था, ठीक है। रिलीजन देखेंगे तो मुस्लिम रहेगा, तो इसके साथ मर्ज हो गया था मपिला भी। अब शुरू में अगर आप देखोगे तो ब्रिटिश अथॉरिटी के जो कोर्ट्स हुआ करते थे, पुलिस स्टेशन थे, ट्रेजरी हुआ करती थी, ऑफिस एंड अनपॉपुलर लैंडलॉर्ड थे, तो ये सारे थे, ठीक है। इनके सिंबल की तरह एक्ट कर रहे थे, इन्हीं के अगेंस्ट ये सारी मूवमेंट्स रेज कर रही हैं। और जैनमीज भी थे जो कि मोस्टली हिंदूज हुआ करते थे और लैंड एरिस्टोक्रेट थे। जिस भी कम्युनिटी के ऊपर एक पर्टिकुलर हिंदू होगा वो एट्रॉसिटी क्रिएट करेगा, तो इन सभी के अगेंस्ट ये मपिला रिवोल्ट जो है वो रेज हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम मूवमेंट देखेंगे वो देखेंगे गुजरात के एरिया में। गुजरात में हुआ बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह होता है आपका 1928 के अंदर, जनवरी 1928, जब बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे देखा कि हम क्या करेंगे, बरदोली जो रीजन है वहाँ पे लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। और कितना इंक्रीज़ करेंगे? 30% इंक्रीज़ कर देंगे। तो इस वजह से बरदोली के जो लोग थे उन्होंने एजिटेशन को शो किया और ये सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। बरदोली इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई जाती है ये रीज़न फाइंड आउट करने के लिए कि ये जो रेवेन्यू हाइक करा गया है, इंक्रीज़ करा गया है, ये क्यों करा गया है, क्योंकि इसके जो रीजंस थे वो अनजस्टिफाइड थे, वैलिड नहीं थे। और नेक्स्ट जो है आपका फेब 1928 में वल्लभ भाई पटेल वो आते हैं और इस मूवमेंट को आगे चल के लीड करते हैं। और सरदार जो टाइटल था वो इसी मूवमेंट के द्वारा दिया गया था, जो विमेन थी बरदोली की उन्होंने दिया था। जब बरदोली, ये देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ते हो ना आप, पर वो सरदार जो टाइटल था वो कब मिला था? तो वो मिला था ड्यूरिंग द बरदोली मूवमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर दिस। तो जो बरदोली मूवमेंट में लेडीज़ ने जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। फिर आता है बख्शत मूवमेंट देखेंगे तो लीडरशिप किसकी है? स्वामी सहाजा एंड सरस्वती, ठीक है। सहाजानंद एंड सरस्वती, सहाजा नहीं है ये, सहाजानंद है और सरस्वती हैं। 1938 में बिहार वाले एरिया में ये चल रही है, ठीक है। बिहार वाले एरिया में कौन सी है? तो बख्शत मूवमेंट चल रही है। अब ये भी क्यों थी? तो टेनेंट्स के ही अगेंस्ट थी। बख्शात जो लैंड था ज़मींदार का, उन ज़मींदारों से वो ले रखा था, तो बिहार वाला जो एरिया था उनके ऊपर थी। तो ये जो ज़मीन है ये इन ज़मींदारों के पास ना जाए, इसको लेके एक बिहार टेनेंसी एक्ट लाया जाता है। संथाल का याद करो, संथाल टेनेंसी एक्ट आया था ताकि जो दिकुज हुआ करते थे, बाहर वाले लोग थे, वो उनकी ज़मीनें ना लें। तो वैसे ही बख्शत जो मूवमेंट है, बख्शत मूवमेंट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे टेनेंसी एक्ट लाया जा रहा है इनके लिए, ताकि इनसे जो है इलीगली वो जो इनकी ज़मीनें हैं वो ना खींची जाए। फिर आता है तिभंगा मूवमेंट।
तेलंगाना मूवमेंट की अगर बात करें तो ये 1946 का ईयर आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और बंगाल वाले पोर्शन में आपको तेलंगाना मूवमेंट देखने को मिल जाती है। अब ये क्यों इमर्ज करी थी, बिकॉज यहाँ पे 2/3 ऑफ प्रोड्यूस जो था उसकी डिमांड रखी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो जो भी शेयर क्रॉपर्स थे या बर्गरदार्स थे बंगाल के, वो 2/3 ऑफ प्रोड्यूस डिमांड कर रहे थे अपने लिए, और 1/3 जो है वो लैंडलॉर्ड के लिए। ते भग्गा यानी कि 3 शेयर्स हो चुके थे हार्वेस्ट के, 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दिया था। तो गवर्नमेंट ने बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन यहाँ पे अपॉइंट किया, जिसको फ्लड कमीशन टू रिव्यू डिमांड ऑफ शेयर क्रॉपर भी बोला जाता है। फर्स्ट पॉलिटिसाइज्ड पीजेंट मूवमेंट था जहाँ पे पॉलिटिक्स देखने को मिली थी ब्रिटिश इंडिया के अंदर। इस जो एजिटेशन से जो आप देख रहे हो यहाँ पे तेलंगाना मूवमेंट, उसी वजह से एबोलिशन या फिर रिमूव कर दिया गया था जो इलीगल एग्जेक्शन थी, जो डिमांड रखी जा रही थी बार बार पेमेंट्स की, किसके द्वारा, नवाब्स के द्वारा। अब ये नवाब्स तो बस बैठे हुए थे, बैकिंग तो किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। तो ये भी बंद करवा दिया गया कि इतना डिमांड करके आप बार बार पेमेंट को जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द पीजेंट्स। इसके अलावा फेमस स्लोगन दिया गया इस मूवमेंट के दौरान, दैट इज़ निज खामरे धान तोलो, निज खामरे धान तोलो। तो इस तेलंगाना मूवमेंट के दौरान ही ये एक पूरा स्लोगन दिया गया था, निज खामरे धान तोलो। अब आता है आपका तेलंगाना मूवमेंट। तेलंगाना वाले पोर्शन में चलते हैं, 1946 का ही ईयर है। अब यहाँ पे आर्म्ड रिवोल्ट था, यहाँ पे एमिनिशन, गोला बारूद वगैरह, गोलियाँ, बंदूकें सब यूज़ कर ली गई थी। तो एमिनिशन का यूज़ किया गया था पीजेंट्स के द्वारा। और लीडरशिप अगर देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो इनके अगेंस्ट लड़ रही थी, CPI भी जिसको आप बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि 1946 का टाइम है, लगभग आप इंडिपेंडेंस के पास में हो। तो जो भी ऑपरेसिव एक्टिविटीज़ जो निज़ाम थे उन्होंने क्रिएट कर रखी थी, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद वगैरह वालों ने, तो उसके अगेंस्ट आई थी। अब देखो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जब हम 1947 के बाद देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को एक ड्यूटी दी गई थी कि जितने भी प्रोविंसेस हैं थ्रू आउट इंडिया, उनको आपने क्या करना है, मर्ज करना है। तो मर्ज करने के टाइम उनको बोला गया था कि मर्ज करते हुए 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई थी। एक तो जूनागढ़ वाला एरिया था, इधर हैदराबाद वाला एरिया था, और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर था। तो ये जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है, इसी के अगेंस्ट ये तेलंगाना मूवमेंट भी चल रखी है। जो निज़ाम है हैदराबाद के, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे ऑन द तेलंगाना पीपल। ट्रेडिशनल रूलिंग क्लासेस तेलंगाना के अंदर अगर देखोगे तो देशमुख थे, रेड्डी, दोरा, जागीरदार्स, इन्होंने पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है फॉर द मैक्सिमम एडवांटेज। ये जो रूलिंग एलिट्स थे, इन्होंने वेथी रखी थी, या वेटी भी जिसको बोलते हैं। वेथी क्या हुआ करती थी, तो बंधुआ मजदूरी, फोर्स्ड लेबर जिसको आप बोलते हो, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे वेथी या फिर वेठी। ठीक है, तो ये मिसलेनियस वर्क्स कर रहे थे इनके फील्ड्स के अंदर, जहाँ पे फील्ड में आप क्रॉप उगा सकते हो, ये लोग यहाँ पे एट्रॉसिटी क्रिएट करके डिफरेंट तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से फील्ड में चीज़ें ग्रो कर रहे हैं जो इनको चाहिए। ठीक है, जो ये आपने क्लासेस देखी, देशमुख, रेड्डी, दोरा एंड जागीरदार्स वगैरह। अब लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, बिकॉज लैंडलॉर्ड जो है एक्सप्लॉयटेशन कॉज कर रहा है। आम बटालियन हो जाती है निज़ाम की, दैट इज़ द रज़ाकार्स। ये किसकी हैं, ये निज़ाम्स की है। ठीक है, तो इनकी जो बटालियन थी दैट इज़ ऑलरेडी आर्म्ड, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स अवेलेबल थे। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो तेलंगाना मूवमेंट है वो भी आर्म्ड वाली ही है, जिसमें उनके पास भी ऑलरेडी वेपन्स हैं। इसके अलावा मर्डर हो जाता है नालगोंदा का, एक विलेजर थे और देशमुख के ही उसमें से गए थे एक 1946 के अंदर, और इनका मर्डर हो जाता है जो नालगोंदा थे, हु टुक पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ तेलंगाना मूवमेंट। और ये जो न्यूज़ थी कि नालगोंडा का मर्डर किया है देशमुख के ही किसी आदमी ने, ये न्यूज़ आगे पीछे जितने भी विलेजेस थे उन सभी में स्प्रेड कर जाती है, और देशमुख के अगेंस्ट लोग खड़े हो जाते हैं। तेलंगाना मूवमेंट के क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे, तो जो वेथी थी, ये वेथी यानी कि फोर्स्ड लेबर थी, इसको पहले तो अबॉलिश कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और जो लैंड इलीगली सीज कर दी जा रही थी वो रिस्टोर कर ली गई। जो इन देशमुख वगैरह, दोरियाज, इन सब ने जो कर ली थी अपने अंडर, उसको अब क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया कि अब जिसकी जो ज़मीन थी उसी को वापस दे दी जाएगी। और लैंड की जो ज़मीनें थी उन पे सीलिंग लगा दी प्रॉपर कि कौन सी ज़मीन कितनी किसको बिलोंग करते हैं, और रीडिस्ट्रीब्यूट करके लैंड को। और उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेजेस थे उनको भी इंक्रीज़ कर दिया गया। तो दैट वाज द तेलंगाना मूवमेंट। अभी यहीं पे करते हैं, अब इकोनॉमिक स्टेजेस पे हम बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री इज़ अबाउट टू कंप्लीट, तो अब थोड़े इंपॉर्टेंट मूवमेंट ज़्यादा आएंगे। तो अभी जितना हमने देखा वहाँ पे मेन रीज़न कहीं ना कहीं सेम ही थे,
ठीक है. सो अभी के लिए इतना ही. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू एवरीवन. हैव अ नाइस डे. कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग.